जरूर बनाए कि हमने यहाँ तक पहुंचना है। दरवाजा हमेशा एक खुलता है, आप उसमें जो है अपना रास्ता ढूंढे। दीपक पांडे नवभारत सुपर वुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी आज की मेहमान की बात करूं तो उन्होंने हॉकी के जरिए लोगों का नजरिया बदला है, जिन्हें हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कोई और नहीं, प्रीतम रानी है। तो आइए जानते हैं प्रीतम की कहानी उनकी जुबान। प्रीतम जी, नवभारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हॉकी प्लेयर से एक कोच बनने का सफर कैसा रहा आपका? देखो, प्लेयर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन एक कोच बनना बहुत मुश्किल है। और मतलब मैंने इतनी डिफिकल्टियां मेरे साथ आई हैं जब मैं कोच बनी हूँ, तो शायद मैं बताऊंगी तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कैसे आप कोच बने और कैसे आपने प्लेयर तैयार की। जानना चाहूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये जर्नी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने जैसा कहा कि प्लेयर बनना आसान है, कोच बनना क्योंकि एक बार सीखना और यहाँ सिखाने की बात है। 9 साल की उम्र से आपने खेलना शुरू किया और फिर आज कोच की उपाधि मिली, साथ ही आपको द्रोणाचार्य का अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बारे में कुछ बताएं। थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी स्टार बनूंगी या मतलब मैं ऐसे करके कोचिंग करूंगी। लेकिन पता नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था, प्लेयर बनूं ना बनूं लेकिन कोच बनने का बड़ा शौक था। मतलब कोच या टीचर कुछ भी बनने का बहुत शौक है। लीडरशिप क्वालिटी मेरी स्टार्टिंग से ही थी। तब मैं अपने वहां पे बच्चों में खेलती तब भी मैं सबसे ज्यादा लीडर थी, जब मैं कंचे खेलती तो भी मैं लीडर थी। तो मुझे शुरू से ही कोच बनने का बहुत शौक था। और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, झाड़सा मेरा गांव था, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर मदर सब खेती बाड़ी करते थे। खेलने का हमने सोचा भी नहीं था कि हम खेलेंगे। लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो रेसलर थे और बहुत अच्छे रेसलर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं। और हरियाणा में आप जानते हो कि जैसे लड़कियों को खेलना अलाउ नहीं होता, ऐसे ही मतलब मेरे घर में भी कुछ इंस्ट्रक्शन थे कि आप नहीं खेलोगे, मतलब लड़कियों को जाना इतना नहीं है। तो ब्रदर हमारे खेलते थे, मेरी भी बड़ी इच्छा होती थी, हमारे स्कूल में हॉकी थी, मैं भी हॉकी खेलूं। और पढ़ने में हम लोग थोड़ा सा कंजूस थे, कमजोर थे पढ़ाई में। तो हमेशा खेल को ही देखते रहते थे कि भाई बच्चे खेल रहे हैं। और टीचर से पिटते भी थे, कितनी बार झांकी से देखते तो टीचर थप्पड़ लगाती, वहां क्या देख रहे हो। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में टीम थी, मैंने हॉकी लेने गई, हमारे टीचर ने हमें डांट के भेज दिया कि आप इतने मोटे हो, आप नहीं खेल सकते। गांव की टीम थी, उसमें भी हमारा नंबर नहीं पड़ता था, तो हमें उन्होंने भेज दिया आप नहीं खेल सकते। तो हम अपनी दादी के पास रोने लग गए, दादी को बोला हमें हॉकी खेलनी है, हमारे पैरों में दर्द रहता, हमें हॉकी खेलनी है। दादी ने थोड़ा अप्रोच किया टीचर को, जाके 2-4 दिन खिला लो, ऐसे करके मेरे को भेज दिया। तो वहां से मेरा स्टार्टिंग जो है मेरे गांव के स्कूल से हुआ था। और वहां पे हमें बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, एक खो खो के ग्राउंड में ही हमने हॉकी खेली है। और बहुत ज्यादा हमारे घर में भी सुविधाएं नहीं मिलती थी, प्रैक्टिस करने के जाने के लिए किराया भी नहीं मिलता था, बहुत अच्छी डाइट नहीं थी। लेकिन घर में भैंस थी तो हम दूध पीते थे, गाय भैंस थी तो दूध पीते थे। तो इसी उस पे हमें जो कोई सुविधाएं नहीं मिली थी, और गांव में हमने बहुत संघर्ष किया खेलने के लिए। और धीरे धीरे देखते देखते देख छोटे लेवल पे खेलते थे, जब बाहर जाने की बारी आई तो घर वाले ने बोला हॉकी नहीं खेलना, छोड़ देना भाई, बाहर नहीं जा सकते। और हमें बड़ा दुख होता था कि भाई हमारा भाई खेलता और हम नहीं खेल सकते। तो मैं अपने, आज हमारे फादर हमारे बीच में नहीं है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत वो करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। उन्होंने हमारे पूरे परिवार में फाइट की कि हम इसको खिलाएंगे, हॉकी खिलाएंगे, जो क्यों नहीं खेल सकती। और जो साथ की लड़कियां थी उनका सबका छूट गया था, सबकी शादी कर दी थी घर वालों ने, जैसे 10th पास की, 8th पास की, गांव में उस टाइम में ऐसे ही कर देते थे। और जब हमारी बारी आई तो हमारे चाचा जी किसान थे, उन्होंने हमें जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तो हमने बहुत फाइट की और हमारी शादी की भी तैयारियां कर दी कि बहन के साथ शादी हो जाएगी गांव में, जैसे दो बहनों की करते हैं। ऐसे हमारी शादी तैयार कर दी और हमारा मतलब शादी का पूरा तैयारियां कर दी। और हमें बड़ा दुख हो रहा कि हमें हॉकी खेलनी है। तो हमने बोला हमारी शादी कर दोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे या घर से भाग जाएंगे। वो तो हमारा डराना ही था, आत्महत्या तो हम क्यों करते, हमें डर लग रहा था, लेकिन हमारे मन में था कि हमें हॉकी नहीं खिलाएंगे तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। तो घर वाले ने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको खुश कर देते हैं, ऐसे खिलाएंगे खिलाएंगे, ऐसे करके हमें बहला दिया। और कुछ टाइम बहन की सगाई हुई थी, बोले इसके लिए भी, शादी के लिए तैयारी कर दें। हमने मना कर दिया। फिर कुछ टाइम हमें उन्हें खेलने का दिया कि आप खेल लो, देखते हैं क्या करोगे। तो धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की, हमने सोचा अगर नहीं खेलेंगे तो शादी कर देंगे, मतलब एक तरीके से हमें ये था सुविधाएं लेनी थी घर वालों से। सुविधा तो उन्होंने दी नहीं, लेकिन हमें कुछ टाइम दे दिया खेलने का। तो उसमें हमने गांव में खूब मेहनत की, गांव की टीम में अच्छे बने। फिर हम डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले। फिर हमारे पास किराया नहीं होता था खेलने जाने के लिए, गुड़गांव में हमारा ग्राउंड होता था। फिर हमें डर लगता था घर वालों से किराया मांगे तो फिर शादी ना कर दे। तो मतलब ये सब सब चीजें हमने देखी है लाइफ में।
लेकिन फिर भी हम लगे रहे। जब हमने नेशनल लेवल पे खेला तो फिर हमने सोचा कि इंडिया भी कोई चीज होती है खेलने के लिए, कैसे खेला जाता है। तो जब से हमारे दिल में एक सपना जागा कि हम भी देश के लिए खेलें, तो वहां से मेरी शुरुआत गांव से हुई थी। वाकई, जैसा कि इसी आप ही के एक सवाल से आपने जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज भी शायद देश के बहुत सारे शहर और राज्य हैं जहां पे कहीं ना कहीं महिलाओं को खेल से रोका जाता है। आपने जिक्र किया हरियाणा का, तो इन इलाकों में आज भी उन बच्चियों को, उन लड़कियों को मौका नहीं मिलता है। तो आपके नजरिए से क्या ये बदलाव हुआ है या आज भी वैसे ही चल रहा है? जो आपने बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि जब मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, यही मेरे दिल में मेरे को कोच बनाया, इसी चीज ने बनाया कि जो मुझे मुश्किलें हुई वो मैं, और जहां मैं रहूंगी वहां नहीं होने दूंगी। देखो, मैं पूरे देश का नहीं कर सकती, लेकिन मैं पूरे शहर का भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने एरिया का कर सकती हूँ कुछ बेहतर। तो जब मैं खेलती थी, मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी मेरी शादी ऐसी जगह हो जब मैं कोच बनूं, और ग्राउंड नजदीक हो, मतलब कोच नहीं, ग्राउंड नजदीक हो, मैं कोच बनूं। तब मैं इंडिया टीम में खेलती थी, मैं बड़ी करती थी, क्योंकि हमारी लव मैरिज नहीं है, मेरे हस्बैंड भी हॉकी प्लेयर है। और मतलब मेरी बड़ी दिल इच्छा होती थी कि कोई स्पोर्ट्समैन ही मुझे मिले जिससे मेरी शादी हो। तो भगवान ने मेरी वो बात सुनी और मुझे एक स्पोर्ट्समैन से मेरी शादी हुई, और सोनीपत में, जो बिल्कुल हरियाणा का टिपिकल एरिया है, जी। जहाँ मतलब लड़कियों को अलाउ भी नहीं करते, वहां मेरी शादी हुई। लेकिन भगवान का बहुत धन्यवाद है कि ग्राउंड के पास में मेरा घर था, हॉकी फील्ड के पास में। तो मैं और हस्बैंड शादी के बाद वहां से निकल रहे थे गाड़ी लेके, मैंने देखा हॉकी के ग्राउंड में गाय भैंस चल रही थी। मैंने हस्बैंड को बोला मैं यहाँ लड़कियों के लिए काम करूं। मेरे हस्बैंड ने बोला क्या बात कर रही है, लड़कियों के लिए हाथ जोड़ने लगे, बोले मुझे मत फंसाओ। तो मेरी दिल से इच्छा वही हुई कि जहां मतलब गांव में लड़कियां खेलना चाहती और खेल ना सके, मैं उनको खिलाऊं और बदलाव लेके आऊं। और वो इतना बदलाव आया भाई साहब, आज अब सोनीपत में देखें इतने अच्छे लेवल पे हॉकी चल रही है। और जब मैंने सोनीपत में शुरू किया तो बहुत गांव में हॉकी शुरू हो गई, कि वहां पे लड़कियां हॉकी खेलती है। तो बदलाव तो आया है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन 60-70% बदलाव है। आपने सही कहा। मुझे लगता है कि एक दृढ़ निश्चय होने की जरूरत है इसमें, जो कि आपने दिखाया। और ये भी सच है कि हम पूरे राज्य या देश को नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम अपने आसपास या हमारे नजदीक करीबी लोग हैं, उनकी मेंटालिटी बदली जा सकती है। तो जो बैरियर्स आता है, ठीक है, ये तो आपने वाकई से, ये मुझे लगता है काबिले तारीफ है। जैसे कि आप पूर्व कप्तान रह चुकी हैं, तो उस तरह में कोई मेमोरी याद आती है आपको? क्योंकि आज आप सिखाती हैं, एक समय आप खेलती थी और आज आप बच्चों को सिखाती हैं। मेमोरीज तो बहुत हैं। जब हम कॉमनवेल्थ में 2002 में जीते थे, कि बहुत लंबे समय से जो है विमेंस का मेडल नहीं आया था, या जब हम लोग खेले थे 98 में, हमारा एशियन गेम्स में 13 साल के गैप के बाद मेडल आया था, 82 के बाद मेडल नहीं था। तो ऐसी मेमोरीज हैं कि हमने विमेंस हॉकी को जो है एक टर्निंग पॉइंट उस टाइम दिया था। उसके बाद जो है हमारी विमेंस हॉकी टीम काफी अच्छा कर रही है, उसके बाद तक भी मेडल आते रहे हैं। वे हमारे बड़े टर्निंग पॉइंट है। जब मैं पहली बार टीम में आई, एशिया कप की, जूनियर एशिया कप की टीम में आई, मैं एक आपको बड़ा टर्निंग पॉइंट बताती हूँ। जब पहली बार हमारा मलेशिया में एशिया कप था, तो हम लोग टीम में सिलेक्ट हो गए और काफी सारी सीनियर लड़कियां चेंज हुई, तो हमें मौका मिला खेलने का। लेकिन हम लोगों को ये था, पहली बार मौका मिला, कोई एक्सपीरियंस तो बाहर खेलने का था नहीं। लेकिन हमारे कोच थे महाराजा किशन कौशिक, जो अब है नहीं दुनिया में। तो वो हमारे कोच थे। तो हम लोग गांव गांव से आए थे, तो बड़ा शौक था, प्लेन में बैठेंगे, मलेशिया में जाएंगे, ऐसे करेंगे जो भी है। तो खेलने का तो बाद की बात थी, तो ये भी डर था कि हम टीमों को कैसे बीट कर पाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी टीमें, और हमारी जूनियर टीम है। हम चले गए पहली बार, हम लोग जैसे प्लेन से उतरे, हम लोग को पहले तो प्लेन का ही नशा था कि हमें इतना लंबा जर्नी प्लेन में कैसा हुआ, चक्कर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सब। तो जैसे ही उतरे तो बहुत अच्छी टीम से हमारा मैच हो गया कोरिया से, जिससे हमने 5 गोल खाए। और जब एक हाफ में हमने 5 गोल खाए, तब हमें समझ में आया हमारे 5 गोल हो गए। हाफ टाइम हुआ तो देखिए ऐसी ऐसी टीमें आती हैं क्या खेलने के लिए, मतलब हमने इंडिया में इतने छोटे लेवल पे खेला, लेकिन हम लोग के अंदर इतनी खुंदक थी और इतना वो था। हमने हाफ टाइम में बोला अपने छोटे लड़कियों को, साथ वाली को, यार हमने 5 गोल खा लिए और इस टीम से हम हार रहे हैं, हम इतनी दूर खेलने आए हैं, चलो गोल उतारेंगे। फिर हम सेकंड हाफ में हम लोगों ने अपने रोल में आ गए, भाई कैसे खेलना, क्या खेलना, पूरी फाइट से खेले हम लोगों ने 3 गोल उतारे। और उसमें मैंने हैट्रिक की, तीनों गोल मैंने ही किए। और वो एशिया कप में हम लोग का ब्राउन्स मेडल आया। और ब्राउन्स मेडल आने के बाद मेरे को टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला।
टॉप स्कोरर का, जो कि स्टेज पे अनाउंस हो रहा, वो इंग्लिश में अनाउंस कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लग रहा किसको बुला रहे, क्या बुला रहे हैं। मेरे कोच आए मेरे पास, बोलते हैं प्रीतम कांग्रेचुलेशन, तेरे को बेस्ट प्लेयर का मिल रहा। मैं सरप्राइज होगी कि मुझे पहली बार टीम में आई और ऐसे भाई हमारी टीम भी मेडल ले रही है और मुझे भाई बेस्ट प्लेयर का मिल रहा है। तो मेरे लिए वो मेरे जीवन में बहुत बड़ी, मतलब ऊपर जाने के लिए, टीम में जाने के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी और उन दिनों को मैं नहीं भूलती। साथ ही जैसे कि आप बतौर कोच के जब आप सिखाती हैं बच्चों को, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां कई बार वो सीखना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ-बाप मौका नहीं देते, सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप क्या उनके माँ-बाप से कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, बातचीत करती हैं? आप सच पूछेंगे, मेरे ग्राउंड में मैक्सिमम लड़कियां ऐसी हैं कि जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, या गरीबी के कारण नहीं खिलाते थे, या घर की कुछ और स्थिति उनकी ऐसी थी कि वो नहीं अलाउ करते थे। मेरे ग्राउंड में आज के टाइम में 150 लड़कियां खेलती हैं और मेरे पास कोई ज्यादा कहीं से सुविधाएं नहीं है। बहुत छोटा सा शहर है, उसमें 150 लड़कियां, जगह भी नहीं है वहां खेलने की। और आज आप देखेंगे ओलंपिक्स में जो नेहा गोयल थी, शर्मिला थी, या निशा जी। वारसी थी, तीनों की घर की स्थिति इतनी डाउन थी कि घर वाले शायद डाइट के कारण अलाउ नहीं करते थे। जैसे नेहा गोयल को देखेंगे, घर वालों ने बोल दिया भाई डाइट नहीं, हम कैसे खिलाएं, या निशा वारसी के घर वालों ने बोल दिया नहीं खिला सकते। तो मैंने उनके घर वालों को समझाया, नेहा के घर वालों को, कोई बात नहीं, आप इस लड़की को खिलाओ, मैं इसको डाइट दूंगी, दूध दूंगी, जो भी है मैं करूंगी, आप इसको भेजो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे पहले घर वाले गरीबी देखते हैं, क्योंकि डाइट नहीं दे सकते, किराया नहीं दे सकते। या बहुत सारी लड़कियां मेरे पास ऐसी भी आती है जो गांव में से, जो खेलना चाहते, घर वाले अलाउ नहीं करते। जैसे नारी नारी गांव है हमारे वहां का, आपका ये पहलवान ने अभी मेडल लिया है, नारी गांव का था अपना, रवि पहलवान जो है। जी। तो बहुत सारे पहलवान भी हैं वहां पे, वो अलाउ नहीं करते थे लड़कियों को, तो मैं जाके कन्वे करती थी। ऐसे हमारे पास निशा वारसी लड़की है जो मोमडन्स लड़की है, अब इस टाइम ओलंपिक में थी, उनके घर वाले भी नहीं अलाउ करते। मैंने उनको बोला आप भेजिए लड़की को, उन्होंने बोला हमारी लड़की ये नहीं पहन सकती, ड्रेस ये पहनेगी, उसका हमने इनर जो है वो अलाउ किया। मतलब हमने बहुत सारी फैमिलीज की लड़कियों को ऐसे अलाउ करवाया, बोल के कि आपकी लड़की नौकरी लगेगी, देश के लिए खेलेगी, पैसे आएंगे, आपकी घर की स्थिति चेंज हो जाएगी। तो ऐसे हमने अपने घर की सारी ग्राउंड की जो है सारी वो चेंज की है। और आज एक एक लड़की की हेल्प कर रही है और घर में जाके लड़कियों को लेके आती है। वाक़ई काबिल तारीफ़। क्या आप अपने बिज़ी शेड्यूल में कैसे अपने पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मैनेज करती हैं? क्योंकि जब सिखाने की बात है तो समय तो मिलता नहीं है, तो कैसे मैनेज होता है? ये मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, ये मैं मतलब बहुत लड़कियों से सुनती हूँ कि आप कैसे करते हैं दीदी, कैसे कर पाए, या मेरी फ्रेंड्स बोलते तू कैसे कर लेती है। और मैं खुद भी सोचती हूँ, तो अब तो मेरे चलो बच्चे बड़े हो गए। जब मेरा बेटा छोटा था, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेला था, 4 महीने का बेटा था, बेटी भी है मेरी छोटी थी, तो मैंने छोड़ छोड़ के ग्राउंड का काम किया, खुद खेला भी है, खिलाया भी है। और वो मेरे को इतना मेंटली फिजिकली मैं इतना टायर्ड हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। लेकिन जब मैं ग्राउंड में जाती थी, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, जिससे मैं काम करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी मिलती थी। भगवान ने अलग से ब्लेसिंग रखी थी इसमें। मेरे मदर फादर इन लॉज है जो मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं ग्राउंड में काम कर सकी। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे मतलब इतना ज्यादा किया। मैं कहती हूँ हर लड़की को ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए जैसा मुझे मिला है, कि आप कोचिंग करो, ये करो, मैं अपना घर का काम भी करती हूँ, अपने मदर फादर को भी देखती थी, और खुद भी खेलती थी। और घर में जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है, मेरी जिठानी दोरानी जब ज्वाइंट फैमिली में होते, अपने हिस्से का काम भी करना पड़ता था। आपको पता, अपने हरियाणा में हम अलग से काम वाली नहीं लगा सकते, ये सब बाद की बातें होती है, काम वाली लगा ले। स्टार्टिंग में जो अपना माहौल होता है, ऐसा होता था फैमिलियों में कि हमें वो काम भी करना पड़ता था, और मैं वो सब करती थी। मेरे को ऐसा लगता था भगवान की अलग से एनर्जी मुझे दी हुई है कि आप ये लड़कियों के लिए बने और लड़कियों के लिए काम करो, और इसीलिए मैं ये काम कर पाई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मन में चाह और राह हो तो डेफ़िनेटली कुछ भी जीता जा सकता है। सो रानी जी, जैसा कि आपने बताया पर्सनल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आप बखूबी आप मैनेज कर लेती थी। तो आप जो इतनी एनर्जेटिक हैं और ये जो बच्चों को सिखाने का जो जज़्बा रखती हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये मेरा ऐसा मन में ऐसे आता, अब जैसे 150 लड़कियां, सभी मेरी लड़कियां। पहले मैं सोचती थी कि चलो बड़ा हरासमेंट हो रहा, थक रही है मैं, लेकिन पता नहीं मेरे को इतना प्यार इन बच्चों से हो गया कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय ग्राउंड में बिताती हूँ। और जब कोई भी लड़की की जॉब लगती है या इंडिया के लिए खेलती है, तो शायद उसके पेरेंट्स से ज्यादा मुझे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। मेरे को लाइफ में ऐसा लगता है, जैसे हमें अर्जुन अवार्ड मिला, द्रोणाचार्य मिला, सब पुरस्कार ठीक है मिले हैं, मेरे को अपने लिए तो मिले हैं, लेकिन मैंने देश के लिए क्या किया, देश को वापिस क्या किया। हम सब
मतलब अगर जो ऐसा सोचे अच्छे खिलाड़ी या कोई भी अच्छा इंसान कि हमने देश से बहुत कुछ लिया है, लेकिन हमने देश को वापस भी लौटाना चाहिए, हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। मैंने लाइफ में यही चीज़ सोची थी कि मैं वापस ज़रूर करूँ, मैं अपने ग्राउंड में जो है 2 या 3 अर्जुन अवार्डी अगर जो मैंने वापस दे दिए, तो मैंने देश से जो सम्मान लिया वो वापस लौटा दिया। वाक़ई। जैसा आपने ज़िक्र किया अपनी बेटी का, तो जो समय आपने देखा था अपने दौरान, अपने घरवालों से लड़ झगड़ कर, एक इमोशनल अत्याचार करके, खेल के लिए इस हॉकी खेल के लिए मतलब पाने के लिए, तो क्या आपकी बेटी के लिए ये आपने सपना देख लिया है कि उसे खेल में ही जाने देना है या किसी और मेरी फील्ड बेटी के खेल लिए? रही है, ऑलरेडी खेलो इंडिया खेल गई, नेशनल मेडलिस्ट है। और बेटा भी मेरा इंडिया टीम में जूनियर वर्ल्ड कप खेला, अभी भुवनेश्वर में हॉकी खेला है। और मेरे दोनों ही बच्चे हॉकी खेलते हैं, और लोग कहते हैं अपनी गेम में नहीं लेके आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों को हमें अपनी गेम में लेके आना चाहिए, ताकि उनको और अच्छे से सिखा सके, क्योंकि हमें इस गेम से ही सब कुछ मिला। और मैं अपनी बेटी को फुल सुविधाएं देती हूँ। जो मुझे कमी महसूस होती थी, किराया नहीं मिलता था, साइकिल पे भी नहीं जा पाते थे, रिक्शा में जाते थे, तो मैं अपनी बेटी को फुल सुविधा देती हूँ। उसको गाड़ी से ग्राउंड पे लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, और उसको गाड़ी भी सिखाती हूँ। हर चीज की उसको फुल फ्रीडम है। जो मैंने सफर किया मेरी बेटी ना करे, मेरी बेटी नहीं, मेरे ग्राउंड में कोई लड़की ना करे। मेरी मतलब ऐसी सोच होती है, हर लड़की को बोलती हूँ स्कूटी सीखो, उनको स्कूटी दिलवाती हूँ इनाम में, हर चीज की मैनेज रखती हूँ। तो मेरा मतलब दिली इच्छा है कि लड़कियां ऊपर आए। बहुत खूब। मुझे लगता है इसके लिए हम सब चाहेंगे कि इसी तरह से उनको मदद मिलती रहे। साथ ही आपके नज़रिए से एजुकेशन का क्या महत्व है आज की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? आज की महिलाओं के लिए ना, सभी के लिए और सभी स्पोर्ट्समैन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स बाद में है, पढ़ाई पहले है। एजुकेशन इतनी जरूरी है कि एजुकेशन के बिना आप हैंडीकैप हैं, आप कहीं लाइफ में नहीं बढ़ सकते। खेल आपके जीवन के लिए, प्लेयर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए जीवन के लिए जरूरी है। आपका पूरा संतुलन, पूरा सब कुछ जो निखर के आता है, आपका शरीर के अंदर से ठीक रहता है, आप फिट रहते हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता। लेकिन पढ़ाई आपका कैरियर बना आती है, आपको हर चीज सिखाती है। जैसे खेल में तो हम, एक जुआ है, हर कोई खिलाड़ी नहीं भी बनता, बहुत सारे खेलते हैं, जॉब नहीं मिल पाती, देश के लिए नहीं खेल पाते, लेकिन पढ़ाई हमेशा आपका साथ देती है, आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। तो पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पढ़ाई ही जो एजुकेशन है, जो बदलाव ला सकती है। वाक़ई। जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार में सभी खेल में जुड़े हुए हैं, कोई हॉकी में है, तो कोई अलग-अलग खेल में अलग-अलग लेवल पर है। जी। आप नवभारत के दर्शकों को इस कैंपेन के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन माता-पिता, उन परिवार वालों को, जिन्हें कहीं न कहीं वो हिचकिचाहट है, या उन बच्चों को भी जिन्हें आगे बढ़ने में अपने परिवार से इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या मैसेज आपकी ओर से जाएगा? मैं तो सभी को यही कहना चाहूंगी, सभी महिलाओं को, विमेंस को, उनके अंदर इतनी विल पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। जब एक महिला एक बच्चा पैदा कर सकती है, अपने शरीर में से एक जान निकाल सकती है, तो वो देश को बदल सकती है। वो कभी भी अपना गोल और टारगेट को ना भूले, अपना गोल जरूर बनाए कि हमने यहाँ तक पहुंचना है। मुश्किलें तो आती हैं, आपके 4 दरवाजे बंद होते तो एक आपका खुलता है। दरवाजा हमेशा एक खुलता है, आप उसमें जो है अपना रास्ता ढूंढे और फाइट करें, मेहनत करें। और विमेन से बहुत विल पावर है। मैं उनको यही कहना चाहूंगी, महिला हमारे देश को बदल सकती है और सब कुछ कर सकती है। बहुत खूब। रानी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस सुपर कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि आप इस जंग में जिस तरह से जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों को आप आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा 100% दे रही हैं, रूबरू हो रही हैं। हम चाहेंगे इसी तरह से आप आने वाली हर पीढ़ी को आप खेल की दुनिया में उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाएँ, जिस मुकाम तक आप पहुँचना चाहती थी या पहुँच चुकी हैं। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं हमारी ओर से।